लाल पान की बेगम है, रेणु की ये कहानी है, ठीक है? इसका प्रकाशन है, प्रथम प्रकाशन इसका बोला कहानी पत्रिका में जनवरी 1957 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? कहानी पत्रिका है ये, ठीक है? फणीश्वर नाथ रेणु की ये कहानी है लाल पान की बेगम। और प्रथम प्रकाशन इसका कहाँ से हुआ था? कहानी पत्रिका में हुआ था, ठीक है? जनवरी 1957 में हुआ था। संग्रह ये ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित है 1959 में, है ना? अगर उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो इसमें कुल आपकी 9 कहानियां संग्रहित हैं। रसप्रिया है, तीर्थोदक है, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम इसका ये जो है इसको हमने पढ़ लिया है कल, ठीक है ना? लाल पान की बेगम 8वीं कहानी है जिसे हमने पढ़ना है, और 3 बिंदियां, है ना? तो ये आपको सारी जो है हमने पहले भी पढ़ी हुई है, और सारी की सारी आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? प्रतिपाद्य की अगर बात करें यहाँ पर, आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री के आत्म अभिमान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति की गई है। यहाँ पर बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने की इच्छा ही थी इसकी, ठीक है? जाने के इर्द गिर्द बुनी गई ये कहानी बिरजू की माँ के रूप में एक अलग व सशक्त स्त्री को पेश करती है, ठीक है? अब ये जो बिरजू की माँ है इसका क्या नाम है? इसी का नाम लाल पान की बेगम रखा गया है, ठीक है? इसी को ही बोला गया है। गांव के लोगों की अपनी ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद की जीवंत बनाती है ये, ठीक है? यहाँ पर आपकी जो उल्लिखित टोलियां हैं यहाँ पे बनी हुई हैं, कुरमा टोली है, बबुआन टोली है आपकी, कोरिली टोली है, और मलदैया टोली है, ठीक है? ये 4 तरह की टोलियां जो है यहाँ पर बनी है लाल पान की बेगम में, ठीक है? उल्लेखित स्थान यहाँ पर आते हैं, सिमरा का सरकारी कूप आता है, गुलाब बाग मेला, ठीक है? अब हमने जो आपका कल हमने पढ़ी थी तीसरी कसम में, किस मेले की बात की गई थी? बनैली मेला नहीं था? था ना? बनेली। हाँ, तो याद रखना है वो बनेली मेला आपका जो था वो तीसरी कसम में था, ठीक है? और लाल पान की बेगम में गुलाब बाग मेला जो था यहाँ पे लगा हुआ था। मोहनपुर होटल बंगला है यहाँ पे, ठीक है? वहां पे यहाँ पे आपका मोहनपुर होटल बंगला है, और वहां पर जो था मथुरा मोहन कंपनी है, ठीक है? यहाँ पे मुख्य पात्र बोला है बिरजू की माँ है, जो कि लाल पान की बेगम, जिसको बिरजू की माँ जो है उसी को लाल पान की बेगम बोला गया है ना? बलरामपुर का नाच देखने जाने की इच्छुक है, ठीक है? महावीर जी की रोट की मनौती बाकी है, स्वाभिमानी है, जंगी की पतोहू जो है राधे की बेटी सुनरी लरैना की बीबी को अपनी गाड़ी में बिठाती है नाच देखने जाने के लिए। ये किस किस को बिठाती है? जंगी की पतोहू को बिठाती है, राधे की बेटी सुनरी को बिठाती है, लरैना की बीबी को अपनी गाड़ी में बिठाती है और नाच देखने जाने के लिए, ठीक है? इन सबको बिठाती है। बिरजू के बप्पा हैं जो कि सर्वे सेटलमेंट में 5 बीघा जमीन हासिल की है। बिरजू की माँ को बैलगाड़ी पर नाच दिखाने ले जाने का वादा करती है, ठीक है? वादा करता है। मलदोहिया टोली के मियाँ जान से गाड़ी ले आता है, ठीक है? किस टोली से लाता है? मलदैया टोली से, ठीक है ना? बिरजू जो है ये इसका जो पूरा नाम है वो है बिरज मोहन। इमली पर रहने वाले जिन बाबा को बैंगन कबूला हुआ दिया और नाच देखने की मनौती करता है। इमली के पेड़ पर जो है वो जिन बाबा रहते हैं उनको इसने बैंगन की मनौती दी है, कबूला हुआ है कि मैं अगर नाच देखने चला गया मेरी मनौती पूरी होगी तो आपको बैंगन चढ़ाऊंगा, देखो। और 7 वर्षीय बच्चा है। अब इमली का जिक्र और किसमें हुआ है? इमली का जिक्र आपकी एक कहानी में हुआ है। ईदगाह में हुआ, ईदगाह। हाँ, ईदगाह में जब वो लोग जो है ईद देखने के लिए जाते हैं, ईद करने, नमाज पढ़ने जहां पर जब वो जाते हैं, तो वहां पर ईदगाह में जो था वो वृक्ष झुका हुआ था। वो वृक्ष कौन सा था? वो इमली का ही वृक्ष था। और यहाँ पर इमली के पेड़ पर रहने वाले जिन बाबा के लिए जो था वो बिरजू ने कौन सी मनौती मांगी हुई थी? कौन सा क्या कबूला हुआ था? बैंगन कबूला हुआ था, ठीक है? और बिरजू की उम्र कितनी बताई गई है? 7 वर्ष बताई गई है। चंपिया कौन है? बिरजू की बहन है, वाइस्कोप का गाना सीखने में रुचि रखती है, बाजे ना मुरलिया गीत गाती है ना? गौण पात्र में जंगी की पतोहू आती है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, बिरजू की माँ से नहीं डरती। मैं बीच में प्रश्न पूछूंगी, थोड़ा सा देख लेना, है ना? बिरजू की माँ से नहीं डरती है, ये कौन? जंगी की पतोहू जो है कौन है? रेलवे स्टेशन के पास रहने वाली लड़की है। कुरमा टोली से ये संबंध रखती है। ससुर इसके चोर है, पति इसका डकैती है, ठीक है? मुंह जोर है और लड़ाकू है, कौन? आपकी जंगू की जो पतोहू है। मखनी फुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पात्र है इसमें, तंबाकू के शौकीन है, ठीक है? इसी से ही प्रश्न आया था अभी सेट में, ठीक है? बिरजू के घर रखवाली के लिए रुकती है, और बाबू साहब कौन है? ये जमींदार है, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पर एक पीडीएफ जो है वो शेयर कर देती हूँ, ठीक है? उससे थोड़ा सा इसका ब्रीफ हम देख लेते हैं।
बहुत अच्छी है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं ब्रीफ से। अरे यार ये खुल जाए तभी है। खुली, खुल गई है ना। चलो आ जाओ, माइक अपना ऑन ही रख लेना है ना, बंद मत करना। बोला लाल पान की बेगम, ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई ये कहानी है 1957 में, भावात्मक शैली में लिखी गई एक आंचलिक कहानी है। ठीक है, किसमें लिखी गई है ये? भावात्मक शैली में लिखी गई है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक आंचलिक कहानी है ना। ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित ये लाल पान की बेगम 1956 की कहानी है। इसके जो प्रकाशन वर्ष है ना, उसको आप देख लेना। ठीक है ना। ये इलाहाबाद से प्रकाशित कहानी पत्रिका के जनवरी 1957 के अंक में प्रकाशित हुई, क्योंकि यहाँ पर जब शुरू हुई थी तब से और प्रकाशन वर्ष तक, तब तक के जो है वो प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। प्रकाशन वर्ष आप यहीं के जो है वो लेना। ठीक है। पुंज प्रकाश ने इस कहानी का नाट्य रूपांतरण भी किया है। किसने किया है? पुंज प्रकाश ने। इंपॉर्टेंट है, जिसे सन 1907 में शारदा सिंह के निर्देशन में पटना के कालिदास रंगालय में मंचित किया गया। और इस पॉइंट को बिल्कुल लिख लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसा आता है प्रश्न बहुत बार की इस किस कौन सी ऐसी कहानी जिस पर जो है वो फिल्म बन चुकी है, कौन सी कहानी है जिसका निर्देशन किसने किया है, फलाने फलाना कौन, जो भी है यहाँ पे दिए गए हैं आपके, औरों के भी बहुत है। तो हमें पता है कि जो लाल पान की बेगम है, पुंज प्रकाश ने इस कहानी का नाट्य रूपांतरण इसका हो चुका है, पुंज प्रकाश ने किया है। और जिसे 1907 में शारदा सिंह के निर्देशन में पटना के कालिदास रंगालय में मंचित किया गया है। लाल पान की बेगम जो है ये नारी केंद्रित कहानी है, यानी कि किसको इसमें केंद्र में रखा गया है? नारी को जो इसमें केंद्र में रखा गया है। ये कहानी जो है नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर लिखी गई है। गांव में महिलाओं के बीच होने वाले माहौल का जीवंत चित्रण किया गया है। पति पत्नी के बीच रिश्तों की खट्टी मीठी नोक झोंक का वर्णन किया गया है। कहानी में ग्रामीण जीवन में होने वाले मेलों और नाच को दिखाया गया है। रेणु जी ने इस कहानी में नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान को जग जाहिर किया है। कहानी के पात्र हमने कर लिए हैं। यहाँ पे बिरजू की माँ है, बिरजू के पिता है, डरपोक किस्म का आदमी यहाँ पे इसको बोला गया है, जो अपनी चाह का हमेशा जो है वो दबा कर ही रखता है। ठीक है। मखनी, इसका दूसरा नाम है भवानी फुआ। ठीक है, जिसका कोई भी नहीं है ना। पति है, पति हमने पढ़ लिया डकैती है। इसका जो ससुर है वो चोर है। ठीक है, तो मतलब इसका है नहीं है कोई भी, इसके आसे पासे कोई भी नहीं है। ठीक है, ऐसी है बेचारी, अकेली उकेली रहती है ना, जो कि रेलवे स्टेशन के पास रहती है। जंगी के बताऊं, आपको पता है कि एक मुंह जो नव विवाहिता है, नया नया विवाह हुआ है, स्त्री को बिरजू की मां से नहीं डरती है ये। ठीक है। ग्रामीण लारेना की बीबी है, राधे की बेटी है, सुनरी है, सहुआइन है। अब इसकी थोड़ी सी देखते हैं लाल पान की बेगम कहानी को। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शक्करकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुड़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोटपोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। अब चंपिया कौन थी? चंपिया जो थी वो बिरजू की बहन थी। ठीक है, माइक ऑन रखना है ना। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई है, आए आज लौट के जरा। बगाड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूंद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गांठ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए वो मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगनिया ना हो तो वे ना फुआ। गर्म गुस्से में बूझी नुकीली बात फुआ की देह में जो थी, मतलब बात जो थी वो फुआ जो थी है ना, उसकी देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ठेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकर माछी परेशान कर रही है, आहा आय हाय, है ना। है ना।
बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पन भरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथ छुटा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भर कर लौटती पन हरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट यानी कि जूट, ठीक है, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते, निसाफ करो। खुद अपने मन से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है, बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा कर लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया, नाच देखने वाली सब तो ऑन पॉन पर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं, मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई, सुनती हो क्या जवाब मिला? क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होंठों को एक और मोड़ कर ऐंठती हुई बोली निकाली, अरे बिरजू की मैं, है ना, ऐसे करके उसने बोला, ठीक है। या के आगे नाथ और पीछे पगनिया ना हो तब ना है ना। जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती थी, वह जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ, सर्वे सितलमृटी सर्वे सेटलमेंट, है ना, इसको ऐसे बोला गया है, मतलब शुद्ध शब्द ये है ना, कि हाकिम के बासा पर फूल छाव किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भंटा की भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाक से भी 2-3 बीघा धन हर जमीन का पर्चा कट जाता, फिर तुम्हारे आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहनियां घूमती। मतलब ये जो था कथन जो था ना, ये बार बार ये चीज जो थी गुस्से से कौन बोलती थी, बिरजू की माँ बोलती थी। तो जब भी इसको कोई खिजाता था तो यही चीज बार बार इसको बोलते थे। जंगी की पुतोहू मुंह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए हैं गोने की नई बहू को होकर आई है, और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों में एकाध मोर्चा ले चुकी है, ठीक है ना। इसकी नई नवेली बहू आई है अभी, और ये किस टोली से संबंध रखती है, तो आपको पता है कि ये जो है ये कुर्मा टोली से संबंध रखती है, ठीक है। आपकी जो जंगी की पतोहू है ना, ये डरती नहीं है इससे, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंचे, कहाँ पहुंचे हम, हाँ, सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सिड़किलासी है, उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लठैत है, इसलिए हमेशा सींग घुमाती फिरती है जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली गुलैल की गोलियों की तरह दन दनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन मसौस कर रह गई, गोबर की ढेरी में कौन ठेला फेंके, ठीक है। कौन बोलती है, जब बोला जब जंगू की पतोहू बड़ी मतलब दनदनाती आवाज में मेरे पास आई थी, मन तो मेरा भी बहुत कुछ किया, पर मैं बोली नहीं कि चलो कौन गोबर के ढेले में, कौन गोबर में जो है वो ढेला फेंके, है ना, अपने ऊपर ही गिरता है नहीं तो। जीभ के छाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मुंडी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है, गांव में तो अब ठेठर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी हैं, कहीं बैठक बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी, हर जाई। अरे चंपिया, फिर आवाज लगाती है, ठीक है। बोला पता नहीं किसके पास बैठ के जो है वो बाजे ना मुरलिया, याद रखना ये प्रश्न पूछा है कि जो आपकी ये जो चंपिया है ये कौन सा गाना मतलब सीखती है, ये गाती है, तो बाजे न मुरली ये गीत कौन गाता है, ये चंपिया गाती है ना, याद रखना ही पूछा गया है। अब जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर, क्योंकि जंगी की पतोहू से डरती नहीं थी, तो बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती रहती है। मतलब इसको बोला है कि ये कैसे जलती रहती है बत्ती की तरह। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर ना जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी, है ना। बिरजू की
की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया हो। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन ढाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुभकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देख कर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी। ठीक है, मतलब ये जैसे बोलते हैं ना, हम है ना लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करते हैं ना कई बार, है ना, जैसे है ना जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है ना, मतलब इस तरह के कुछ बोलते हैं ना, जैसे इसी तरह की बातें जो थी इनकी भी हो रही थी। अब यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है आपका कि जो चंपिया की माँ है, ठीक है, चंपिया की माँ के आंगन में, ठीक है, चंपिया कौन थी? जो बिरजू की बहन है, ठीक है ना। तो चंपिया की माँ यानी कि बिरजू के आंगन यानी कि आपकी लाल पान की बेगम, ठीक है, कि चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देख कर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझ को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी। ठीक है, अब ये चांदी जैसे की बात एक और में भी आपके की गई है। बताना मुझे अगर किसी को याद है। मैंने आपको करवाया भी था कि उसकी कलाई जो थी, कला मैं इतना भी हिंट दे देती हूँ कि उसकी कलाई जो थी ना वो चांदी के समान थी। वो किस में बोला गया ऐसा, याद है किसी को? चांदी की कलाई जो है वो किसने किसको बोला हुआ है? याद है तो बताओ, नहीं है याद तो मैं मैम बता दूं। मैम बुधगुप्त में से नहीं है। ना, बुधगुप्त नहीं है। नहीं है मैम याद। तो आवाज ही रुक जाती है। हाँ, मैं पूछ रही थी चांदी की कलाई की बात और कहाँ पर की गई है। ये ये याद नहीं है। मैंने उस दिन बोला था इसको लिखना है आपने। सारिका मैम आए थे आप क्लास में? चांदी की कलाई की बात और किस कहानी में हुई है? और कहानी है ये कहानी में ही हुई है। हाँ, याद नहीं आ रहा है मैम मुझे ना। चंद्रकांता मैम आप बताओ। ये तो नहीं है किसी दुनिया का अनमोल रत्न में तो नहीं है। हाँ, दुनिया के सबसे अनमोल रतन में है आपका, ठीक है। और दिल फ्रेब ने बोला था ये। दिल फ्रेब ने दिल फिगार को बोला था। जब दिल फ्रेब जो था वो स्त्री की चिता की राख जो था वो उसके लिए लेके आया था, ठीक है। तब उसने उसके जब आप अपनी बाजू जो थी, कलाई जो थी वो आगे लेने के लिए की, तो उसकी जो कलाई थी वो उसको कैसे लगी थी? चांदी के समान जो थी वो लगी थी। और मैंने आपको बोला था कि इसको बिल्कुल आपने याद करना है, बिल्कुल इसको लिख के रखना है, क्योंकि ऐसी चीजें जो है ना, गौण चीजें जो होती है ना, वो मैक्सिमम जो है वो पूछ ली जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी बात बोला चांदी जैसे पाट सूखते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी इन्होंने क्या बोला है कि चांदी जैसे जो है बोले हैं पाट बोले हैं, ठीक है। चांदी जैसे पाट जो है वो सूखते हैं, ठीक है। तो वहां पर बोला देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर, यानी कि खेतों में बोला जो धान होते हैं ना वो सोने की तरह लगते हैं, ठीक है। वो ऐसी जलती हैं जैसे जलकर बैंगन का भरता हो जाता है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन के टपकते हुए छोबा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती हो? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है? सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती है कि नानी एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी, ठीक है। ये जो आपकी जो ये है ना, ये आपकी लाल पान की जो बेगम है, ठीक है, अपनी बेटी चंपिया को जो है जब उसने मंगवाया था सामान नहीं लेके आई, तब आते ही जैसे हम भी ऐसे करते, इतनी देर लगा दी, कहाँ बैठी हुई थी, क्या है ना, तो ऐसे करके गाती है, ठीक है, पूछती है उसको। तो सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती देती की नानी, एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी, बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई, जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाती सुना, चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से, ठीक है, कि चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने
चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की उसकी बात जो थी वो जंगी के झोंपड़े तक साफ साफ सुनाई जो थी वो पड़ रही थी कि तू क्या ऐसा हुआ इनकी दुकान पे सामान लेने जाती, तेरे को सुहाइन छोड़ती नहीं है बोला, वहां पे बैठी रहती उसकी दुकान पे जाके, और जब देखो तो लड़कियों से बोला ये गाने सुनती मतलब सीखती रहती है, बाजे ना मुरलिया गाते मैंने सुना तो तेरा गला मैं तोड़ दूंगी। अब बिरजू बीती हुई बातों को भूल कर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ की ललचाई निगाह से देखने लगा। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शक्करकंद के लोभ में रहा और मांगने पर मां ने शक्करकंद के बदले ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहटी फैलाई, देना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ, पिछवाड़े में जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। ठीक है, मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की मां ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार नहीं तो अभी, है ना। तो ये ना यहाँ से आया हुआ प्रश्न है आपके सेट के एग्जाम में, ठीक है, कि वो किस चीज की रोटी बना रही थी, किस चीज की मीठी रोटी वो बनाने लगी थी, वो शक्करकंद की मीठी रोटी जो थी वो बनाने लगी थी। ठीक है, अभी शायद आगे आएगा ऐसे वाला कुछ और, है ना। ठीक है, 10 साल की चंपिया जानती थी। अब चंपिया की उम्र कितनी है, तो यहाँ पर आपने चंपिया के सामने लिख लेना है कि चंपिया की जो उम्र है वो कितनी है, 10 साल की है चंपिया की उम्र। ठीक है, शक्करकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी, पांव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलजी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं। नहीं, माँ ने झिड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में, जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं, जा जल्दी। कि 1 घंटे के लिए कढ़ाई लेके गई थी, आज तक दी नहीं है वापस, जा जल्दी लेके आए। तो कढ़ाई किससे लेकर आनी थी, सिद्धू की बहू से। ठीक है, किससे लेके आनी थी, सिद्धू की बहू से जो थी वो कढ़ाई लेकर आनी थी, है ना। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शक्करकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केश की ओट से मां की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शक्करकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। ठीक है, चंपिया ने अपने भाई को जो है इशारे से क्या फेंक दी थी, शक्करकंदी जो थी वो फेंक दी थी। सूरज भगवान डूब गए हैं, दिया बाती की बेला हो गई है, अभी तक गाड़ी नहीं आई। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। ठीक है, कि किस टोली ने गाड़ी नहीं दी, तो कोयरी टोली ने जो है वो गाड़ी नहीं दी है मैया। ठीक है, बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार है, मलदैया टोली से मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। क्योंकि कोयरी टोली, पहले वो किससे गाड़ी मांगने गया था, कोयरी टोली से गाड़ी मांगने गया था, कोयरी टोली ने गाड़ी नहीं दी तो फिर वो किस टोली के पास गया था, मलदैया टोली के पास। ठीक है, सुनते ही अब आपकी जो ये जंगी की पतोहू थी वो किस टोली से थी,